आवर्तबीजी पादपों में जनन पार्ट फर्स्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुंकेसर और लघु बीजाणुधानी। तो हम देखते हैं कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें जो पुंकेसर होता है उस पुंकेसर के बारे में कहा जाता है कि ये पुंकेसर नर जननांग संरचना होता है। नर जननांग संरचना। अब इस नर जननांग संरचना के बारे में बात करें तो इसकी संरचना में कितने भाग होते हैं। एक प्रारूपिक पुंकेसर होते हैं, उसमें दो भाग होते हैं भाई। प्रारूपिक पुंकेसर में दो भाग दिखाई देते हैं। पहला जो भाग होता है नंबर 1, इस पहले भाग को हम कहते हैं परागकोश। इसको हम अंग्रेजी में एंथर भी कहते हैं। और दूसरा जो भाग होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर पुतंतु। ठीक है, तो इस डायग्राम, ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम किसका दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पुंकेसर का डायग्राम है। तो पुंकेसर में ये जो संरचना है, ये संरचना को हम बोलते हैं परागकोश। तो ये जो संरचना है ये परागकोश है। इस परागकोश को हम यहाँ पर एंथर भी कहते हैं, अंग्रेजी में एंथर कहते हैं। और परागकोश जुड़ा होता है एक लंबे पतले डंठलनुमा भाग से, उसको हम पुतंतु कहते हैं। तो आप देखते हैं ये संरचना परागकोश की है और ये वाली संरचना पुतंतु की है। तो पुतंतु और परागकोश। तो हम पहले वाले भाग की अगर बात करें परागकोश की, इसकी थोड़ी बाद में करेंगे, पहले पुतंतु छोटा पार्ट है। तो ये कैसा भाग होता है, परागकोश जो होता है ये है लंबा पतला तंतु नुमा भाग होता है। इसको हम है ना डंठल भी बोलते हैं। इस भाग को हम डंठल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये परागकोश और ये पुतंतु। अब हम थोड़ा सा परागकोश की संरचना की तरफ चलते हैं। तो परागकोश की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं और ये जो परागकोश है में किस प्रकार का दिखाई देता है। तो आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है ये। तो सबसे पहले हम बाहर से देखते हैं, ये पुंकेसर है, पुष्प का नरजन्नांग भाग। ठीक है, पुष्प का नरजन्नांग भाग पुंकेसर है। और पुंकेसर में दो भाग संरचनाएं होती है, परागकोश और पुतंतु। तो सबसे पहले पुतंतु के बारे में बात करेंगे। लंबा पतला तंतुनुमा भाग। ये क्या होता है, एक ओर से तो ये क्या करता है, परागकोश से जुड़ा होता है। और एक ओर से ये जो भाग है नीचे वाला, इसका जो निचला सिरा होता है ये पुष्पासन से जुड़ा होता है। पुष्पासन से जुड़ा होता है या फिर ये जुड़ा होता है या पुष्प दल से, पुष्पासन या पुष्प दल से इसका निचले वाला भाग जुड़ा हुआ रहता है। कंप्लीट है। अगर ये दल से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं दलग्न पुंकेसर। ठीक है जी। इसके बाद जो पुंकेसर है इसका पुतंतु जो भाग है ये एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक से परागकोश से जुड़ा रहता है। यानी इस विशेष प्रकार का एक संयोजी ऊतक होता है, उसको यहाँ पर हम योजी बोलते हैं। और इस तरह हम देखेंगे तो इसमें ये योजी होता है भाई बीच में। तो ये जो परागकोश है ये योजी के माध्यम से इस पुतंतु से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है बात। तो एक प्रारूपिक जो पुंकेसर होता है उसमें दो भाग नजर आते हैं, पुतंतु लंबा पतला तंतुनुमा डंठल जैसा भाग होता है, इसको हम कहते हैं। ठीक है, परागकोश की बात करें तो इसमें दो पालियाँ होती हैं। देखो, एक पाली इधर नजर आ रही है, एक इधर नजर आ रही है। इसको इस तरह से मैं तो आपको समझाने का प्रयास करूँ तो एक जो परागकोश की संरचना में बात करते हैं कि एक आवर्तबीजी पादपों का जो परागकोश होता है वो परागकोश कैसी संरचना होती है, वो एक द्विपालित संरचना होती है भाई। अगर हमसे कहा जाए कि आवर्तबीजी पादपों का जो परागकोश होता है वो कैसी संरचना होती है, द्विपालित। यानी कि जो परागकोश है, आप देखो इधर, खुद देखिए, यहाँ से लेके इधर से इधर तक का भाग जो होता है ये आधा भाग। ठीक है, ये आधा भाग एक पाली, एक आधा भाग एक पाली। तो मैं यहाँ पाली लिख सकता हूँ कि एक परागकोश जो होता है वो द्विपालित या दो पालियों से निर्मित संरचना होती है। तो देखो, एक पाली इधर है, एक पाली इधर है। इस तरह से ये एक द्विपालित संरचना होती है। इसमें क्या होता है, जो परागकोश होता है ये एक अनुलंब खाँच प्रवारक, अनुलंब खाँच प्रवारक से इसकी दोनों पालियाँ विभक्त रहती है। और हमसे ये पूछा जाए इसकी जो पालियाँ होती है, इन पालियों में इस तरह की संरचना पाई जाती है, ये रेड कलर से शो हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बीजाणुधानी।
क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी, यानी कि एक पाली में दो बीजाणुधानी, यानी कि हमसे कहा जाए कि एक पाली में दो बीजाणुधानी, तो दो पाली में, एक पाली में दो लघु बीजाणुधानी, तो दो पाली में कितनी हो जाएगी, 4 लघु बीजाणुधानी, 4 लघु बीजाणुधानी। आई बात समझ में कि एक पाली में दो बीजाणुधानी, या लघु भी लिख सकते हो आप इसमें, 2 लघु बीजाणुधानी, दो पाली में 4 लघु बीजाणुधानी। लेकिन इसका एक अपवाद आता है, एक अपवाद हमें नज़र आता है। वो अपवाद क्या है, एक कुल होता है जिसका नाम है मालवेसी। एक मालवेसी कुल होता है जिसमें कपास, भिंडी, गुड़हल आदि चीज़ें आती है, यानी आदि पौधे आते हैं। इनमें जो परागकोश होता है वह एक पालित होता है। अपवाद स्वरूप जो कपास, भिंडी, इसमें क्या होता है, एक पालित, ये जो संरचना है ये एक पालित संरचना हमको नज़र आती है। तो कपास, भिंडी, गुड़हल में एक पालित। तो परागकोश की संरचना सिंपल सी है। परागकोश में क्या होता है, परागकोश में अंदर की तरफ एक और चीज़ है कि जो परागकोश होता है ये चतुष्कोणीय संरचना होता है भाई, चतुष्कोणीय संरचना, ठीक है। परागकोश क्या होता है, चतुष्कोणीय संरचना होता है, और इसके चारों कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती है, 4 लघु बीजाणुधानियाँ, ठीक है। ये एक चतुष्कोणीय और एक और बोल सकते हैं 4 दिशीय, चतुष्कोणीय और 4 दिशीय संरचना होती है। देखो ये चतुष्कोणीय 1 2 3, ये भी परागकोश ही, थोड़ा सा अपन इसको जूम करके देखा है तो आप देखिए एक परागकोश है। इस परागकोश में 1 2 3 4 इस तरह से 4 पार्ट हो गए, ठीक है। तो 4 तो इसमें लघु बीजाणुधानी होगी, चारों कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती है, चारों लघु बीजाणुधानियाँ होती है। इस तरह से हम कहेंगे परागकोश में 2 कोष्ठ होते हैं, एक इधर एक। ये जो पाली है इस पाली को हम कोष्ठ भी बोलते हैं, और प्रत्येक यहाँ पर इसमें इस तरह से हम कहें कि आधा भाग है। एक पाली में 2 बीजाणुधानियाँ होती है, लघु बीजाणुधानियाँ होती है, और इन लघु बीजाणुधानियों में कौन सी चीज़ होती है, इन लघु बीजाणुधानियों में परागकण, इन लघु बीजाणुधानियों में परागकण टसाटस भरे रहते हैं। आई बात समझ में, परागकण टसाटस भरे हुए रहते हैं, क्लियर है बात। और ये जो बीजाणुधानियाँ होती हैं ये संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर परागकोश के बारे में बात कर रहा था। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर, ये परागकोश का ऊपरी भाग है जो इससे जुड़ा हुआ है पुतंतु से, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। बीच में ये संयोजी ऊतक है यहाँ पर, ये बीच में, और संयोजी ऊतक से इसकी पालियाँ जुड़ी हुई है, और या फिर इसके कोष्ठ जुड़े हुए हैं। प्रत्येक जो बीजाणुधानी है उस बीजाणुधानी का विकास होता है, यानी कि इसका एक और नाम है, इसको हम एक और नाम ले देते हैं, इसका हम एक और नाम ले देते हैं कि जो बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी, वैसे इसको लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और लघु बीजाणुधानी जो होती है इसमें क्या होता है, जब इसका विकास होता है, यानी कि इसमें जब परागकण बनने लग जाते हैं, इसका विकास होता है, तब इसको बोल देते हैं परागपुटी। परागपुटी यानी कि अंग्रेजी में पोलन सेक, तो इसको पोलन सेक कहा जाता है। तो डे स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पुंकेसर, परागकोश और लघु बीजाणुधानी, ठीक है। तो इस तरह से एक बार फिर बता रहा हूँ, एक आवर्तबीजी पादप का जो पुंकेसर होता है उसमें 2 भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश। पुतंतु लंबा पतला डंठल नुमा भाग होता है, इसके एक और ये परागकोश को धारण करता है, एक और ये जो भाग होता है ये पुष्पासन से या दल से जुड़ा हुआ रहता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परागकोश में क्या, परागकोश में 2 पालियाँ होती है। कपास, भिंडी, गुड़हल में एक ही पाली होती है, यानी मालवेसी कुल में एक ही पाली। एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, जिनको हम प्रत्येक कोष्ठ को लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में परागकण भरे रहते हैं ठसाठस, इसी में परागकोश का विकास होता है, परागकणों का विकास होता है। ये जो कोष्ठ होते हैं वो योजी के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी और संरचना क्या है। इसकी और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि जो एक लघु बीजाणुधानी होती है, उस लघु बीजाणुधानी की संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो आइए हम लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात करते हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना में हम देखेंगे तो लघु बीजाणुधानी की संरचना में
मुख्यतः जैसे हम ऐसे बात करें, ये हमारी लघु बीजाणुधानी, ठीक है, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी में मुख्यतः दो भाग होते हैं। ये हम कहें तो फर्स्ट नंबर पे भित्तीय परतें, भित्तीय परतें। दूसरे नंबर पे हम कहें तो यहाँ पर दूसरा भाग जो होता है उसको बोलते हैं बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन ऊतक। भित्तीय परतें आपके सामने दिखाई दे रही है, 4 होती है। सबसे बाहर की जो परत होती है उसको हम, ये सबसे बाहर वाली परत को बाह्य त्वचा बोलते हैं। इसी का ये डायग्राम यहाँ बनाए, सबसे बाहर वाली परत को बाह्य त्वचा, उसके नीचे वाली परत को अंतस्थिसियम, उसके नीचे वाली परत को मध्य परतें, और उसके नीचे वाली परत को टेपिटम। और जो टेपिटम होती है वो सबसे आंतरिक परत होती है, और यही परत बीजाणुजन ऊतक को घेरी रहती है, और इसी बीजाणुजन ऊतक में पाई जाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएँ या पराग मात्र कोशिकाएँ। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे बाहर की परत की मैं बात करता हूँ नंबर 1 पे, फर्स्ट जो ये बाह्य त्वचा, ठीक है। बाह्य त्वचा को हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। अब एपिडर्मिस जो होती है सबसे बाहरी परत होती है भाई, शॉर्ट में आपको समझाऊं तो सबसे बाहरी एक स्तरीय परत होती है, सबसे बाहरी एक स्तरीय परत होती है। इसका काम कुछ नहीं, इसका काम है सुरक्षा देना, यानी कि ये परागकोश की सुरक्षा करने का कार्य करती है। नंबर 2 आती है हमारे, जिसका नाम है अंतस्थिसियम। अंतस्थिसियम नाम 2-3 बार लिख दिया मैंने कहीं बोर्ड पे। अंतस्थिसियम, अंतस्थिसियम जो होती है ये बाह्य त्वचा के नीचे होती है, और इसकी जो कोशिकाएं तो विशेष प्रकार से व्यवस्थित रहती है, विशेष प्रकार से इसकी कोशिकाएं व्यवस्थित रहती है। और कुल मिलाकर के इसकी जो कोशिकाएं उनके बीच बीच में एक केमिकल होता है अल्फ़ा सेलुलोज। अल्फ़ा सेलुलोज नाम की एक केमिकल का जमाव हो जाता है इसके अंतस्थिसियम के अंतर्गत कोशिकाओं के आसपास अरीय भित्तियों पर। उससे क्या होता है, ये जो है ना, ये परागकोश स्फुटन में मदद करता है, परागकोश स्फुटन। अब ये परागकोश का स्फुटन क्या होता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अंतस्थिसियम जो होती है, एंडोथिसियम जो होती है, ये इसमें अल्फ़ा सेलुलोज का जमाव हो जाता है, जिससे ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करते हैं। अब आप कहोगे कैसे करती है, तो सुनो। अल्फ़ा सेलुलोज ऐसा केमिकल होता है जो नमी अवशोषित करके क्या हो जाता है, फूल जाता है, और फूल करके फिर ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करता है, टूट जाता है। मतलब ये कोई भी कागज़ होता है, सेलुलोज कागज़ होता है, तो ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करता है। इसके बाद आती है नंबर 3 पे, जिसको हम बोलते हैं मध्य परतें। मध्य परतों का क्या काम है, मध्य परतें। मध्य परतें देखिए, मध्य परतें मिडिल लेयर्स, इनका कार्य अज्ञात है ना। ये संरचना इधर भी बनी, देखिए ये मध्य परतें, ये 1 से 2-3 स्तरीय बना रखी है। इसका कोई काम नहीं है विशेष तौर पे, लेकिन फिर भी ये पोषण में काम आ जाती है, यानी कि जो टेपिटम है इसको पोषण में प्रयुक्त कर लेती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट और फाइनल परत आती है जिसको हम बोलते हैं टेपिटम। इसके बहुत सारे काम है भाई। टेपिटम, टेपिटम जो होती है ये लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है, ये रेड कलर से शो हो रही है। अब ये जो यहाँ पर जो टेपिटम है, इस टेपिटम के कई सारे कार्य हैं। टेपिटम विकसित होते हुए पराग कणों को पोषण देती है, यानी कि इस टेपिटम के बगैर यहाँ पर कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। विकासशील पराग कणों को पोषण देती है, तो इसका काम क्या है, विकासशील पराग कणों को पोषण देती है। विकासशील पराग कणों को ये पोषण देती है। टेपिटम 2 तरह की होती है, ग्रंथिल टेपिटम और स्त्रावी टेपिटम। टेपिटम के 2 पार्ट है, एक तो होती है एक तो होती है अमीबीय और एक होती है नंबर 2 पे ग्रंथिल। तो इस तरीके से ये 2 प्रकार से होती है टेपिटम, अमीबिया और ग्रंथिल। अमीबिया क्या करती है, बीजाणुजन ऊतकों में जाकर के यहाँ से स्वयं निकल करके पोषण प्रदान करती है, जबकि जो ग्रंथिल टेपिटम होती है वो अपना स्त्राव इस बीजाणुजन ऊतकों के लिए छोड़ देते हैं, जिससे उनको पोषण प्राप्त हो सके। अब हमसे कहा जाए कि टेपिटम की कोशिकाओं की क्या विशेषता है। टेपिटम की कोशिकाएं क्या होती है, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ को मिटा करके। जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है वो टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य वाली होती है, सघन जीव द्रव्य युक्त। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य होती है और बहुकेंद्र की होती है
और बोले तो ये बहुगुणित होती है, बहुगुणित। ये इसकी खास विशेषता है। सघन जीवद्रव्य युक्त, यानी इसका जीवद्रव्य थोड़ा सघन होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, मतलब इस तरह से हम कहा जाए तो। बहुकेंद्रक, इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं क्योंकि इसमें होता है मुक्त केंद्र की विभाजन, यानी कि टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो बहुकेंद्र की और बहुगुणित। बहुगुणित का मतलब क्या होता है, कोशिकाओं की गुणिता विशेष तौर पे 2n होती है, लेकिन ये 2n 4n 3n 6n ऐसे बहुगुणित हो जाती है। तो इस तरीके से ये टेपिटम के बारे में बात किया। अब हम एक बार और देख लेते हैं। सबसे बाहर बाह्य त्वचा, उसके नीचे अंतस्थिसियम या एंडोथीसियम, फिर मध्य परते, फिर टेपिटम, फिर बीजाणुजन ऊतक। इसी तरह से हमने थोड़ा सा दूसरा डायग्राम बना के देखा। बाह्य त्वचा एक स्तरीय परत होती है, अंतस्थिसियम एक स्तरीय परत होती है, मध्य परते 2 से 3 स्तरीय, और टेपिटम भी एक स्तरीय परत होती है। टेपिटम बीजाणुजन ऊतकों को घेरे हुए रहती है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब इसके अंदर क्या होता है बीजाणुजन ऊतकों में। बीजाणुजन ऊतकों में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पराग कणों का निर्माण होता है। तो इस तरह से उम्मीद है आप लोगों को ये संरचनाएं समझ में आई होगी। ये लघु बीजाणुदानी की संरचना, परागकोश की संरचना वगैरह वगैरह मैंने आपको समझाने का क्या किया है, प्रयास किया है। तो इस तरीके से आप एक एक डायग्राम को अच्छे से समझे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। फिर से भी बता देता हूँ कि एक जो परागकोश होता है या लघु बीजाणुधानी होते हैं, उसमें बाहर से भीतर की ओर भित्तियों का क्रम पूछा जाता है। बाहर से अंदर चलेंगे तो बाहर से बाह्य त्वचा, अंतस्थिसियम, मध्य परते, टेपिटम। इस तरह से ये इन कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। इन परतों का समूह होता है और कई प्रकार की कोशिकाएं इनमें पाई जाती है। ठीक है, चलो